बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल वीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को संक्रामक रोग के बारे में बताएंगे। किसके कारण फैलता है। संक्रामक कारक कौन कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। संक्रामक कारक जैसे जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, कवक है, कीट है, जंतु है, ये सब जो होते हैं संक्रामक कारक होते हैं। जो बीमारी बच्चों जीवाणुओं द्वारा होती है वो जो होता है बैक्टीरियल डिजीज़ होता है, उसको बैक्टीरियल डिजीज़ कहते हैं। ये देखिए बच्चों, जो बीमारी जीवाणुओं के द्वारा फैलाई जाती है तो उन्हें बैक्टीरिया बीमारी कहते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़। जैसे क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड बुखार, दस्त, टिटनेस, डिप्थीरिया, ये सब जीवाणुओं द्वारा होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब दूसरा है कारक कौन है? विषाणु, वायरस द्वारा फैलाए जाने वाले रोग। जो बीमारियां वायरस के द्वारा फैलाई जाती हैं उन्हें वायरल बीमारियां कहते हैं। जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, रेबीज, खांसी जुकाम। बच्चों, खांसी जुकाम वायरस से होता है। खसरा, एड्स, बुखार आदि। अब तीसरा है प्रोटोजोआ द्वारा फैलाए जाने वाले रोग। जो बीमारियां प्रोटोजोआ के द्वारा फैलाई जाती है तो उन्हें प्रोटोजोवन कहते हैं। जैसे डायरिया, पेचिस है, मलेरिया है, और ये काला जार है। अब कवक है, फंजाई, इंग्लिश में फंजाई कहते हैं। फंजाई द्वारा फैलाए जाने वाले रोग। जो रोग कवकों के द्वारा फैलाए जाते हैं उन्हें कवकीय रोग कहते हैं। जैसे दांत, खाज, मतलब त्वचा का जो रोग है, ये सब कवक द्वारा होता है। और इसके बाद आता है कीटों द्वारा फैलाए जाने वाले रोग। जैसे फील पॉम, एस्केरिस के द्वारा होता है। और टीनियसिस, जो फीता कृमि होते हैं ना, उनके द्वारा होता है। अब जो है सभी वायरस परपोषी, इसके बारे में जान लेते हैं। सभी वायरस परपोषी की कोशिकाओं में रहते हैं, ये तो पता है, परंतु बैक्टीरिया में ऐसा कम होता है। वायरस, बैक्टीरिया तथा फंजाई में गुणन बहुत तेज़ी से होता है, जबकि तुलनात्मक रूप से कृमि कौन है? ये फीता कृमि बोलते हैं, गुणन मंद होता है। वर्गीकरण के अनुसार सभी बैक्टीरिया एक दूसरे से वायरस की अपेक्षा अधिक निकट होते। वायरस की में जो है रोगाणु जो है थोड़ा दूर दूर होते बैक्टीरिया की अपेक्षा। इन बैक्टीरिया में सब नज़दीक रहते हैं। अतः जिसका अर्थ यह है कि सभी बैक्टीरिया में अनेक जैव प्रक्रियाएं समान होती हैं। ऐसा वायरस में भी होता है, परंतु वायरस वर्ग से भिन्न होगा। इसके कारण जो भी दवा दी जाती है जो किसी वर्ग में किसी एक जैव प्रक्रिया को रोकती है, तो वह उस वर्ग के अन्य सदस्यों पर भी मतलब इसी प्रकार प्रभावी होगा, परंतु यही दवा जो है अन्य वर्ग से संबंधित रोगाणुओं पर प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर बैक्टीरिया के लिए जो भी बीमारी है उसकी दवा अगर दी जा रही है तो बैक्टीरिया के ही सभी सदस्यों का विनाश होगा, वही किल्ड होंगे। अब वायरस है, वायरस से अगर बीमारी हो रही है तो उस पर वो दवा असर नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, या कोई और वर्ग के रोगाणु है, रोग है, तो उस पर असर नहीं करेगी। उदाहरण के लिए इधर ये देख लेते हैं, इसके कारण औषधि जो भी किसी वर्ग में किसी एक जैव प्रक्रिया को रोकती है तो वह उस वर्ग के अन्य सदस्यों पर भी उसी तरह प्रभावी होंगी, परंतु वही औषधि अन्य वर्ग से संबंधित रोगाणु पर प्रभाव नहीं डालेगी। समानता
एंटीबायोटिक जो होता है ये बैक्टीरियल रोग जो होंगे उन्हीं पर ही असर करेगा बच्चों। बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देती है। उदाहरण के लिए बहुत से बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बनाते हैं, हाँ, अपने को बचाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए। तो पेनिसिलियम एक ऐसा एंटीबायोटिक होता है जो बैक्टीरिया पर असर डालता है। वो कोशिका भित्ति बनाने वाला जो प्रोसेस है उसको ये नष्ट कर देता है। इस तरीके से बैक्टीरिया सभी मर जाते हैं। हाँ हाँ, और मनुष्य में तो कोशिका भित्ति बनती नहीं है, इसलिए उसका प्रभाव मनुष्य पे नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये जो होता है मानव को मनुष्य की कोशिका भित्ति नहीं बना सकती, इसलिए पेनिसिलिन का प्रभाव हम पर नहीं होता। पेनिसिलिन ऐसे सभी बैक्टीरियाज को प्रभावित करती है जिनमें कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार बहुत से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की अनेक प्रजातियों को प्रभावित करते हैं, ना कि केवल एक प्रजाति, सभी पर असर डालती है। बैक्टीरिया जो दवा होती है एंटीबायोटिक सभी बैक्टीरिया पर असर डालती है। लेकिन वायरस में ऐसा नहीं होता, इसलिए कोई भी एंटीबायोटिक्स वायरस संक्रमण पर प्रभावी नहीं हो। अगर एंटीबायोटिक दिया जा रहा है और बीमारी वायरल है तो बिल्कुल असर नहीं करेगी बच्चों। ठीक है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिजीज पर ही असर करेगी। यदि हम सर्दी जुकाम से ग्रस्त हैं, सर्दी जुकाम वायरस से होता है बच्चों, अगर हम सर्दी जुकाम से ग्रस्त हैं और हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो कतई सर्दी जुकाम ठीक नहीं होने वाला। ठीक है बच्चों, अगर खांसी और जुकाम के साथ अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है तब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसमें लाभदायक होगा, लेकिन बैक्टीरिया पर असर करेगा, उसको किल्ड करेगा, ना कि वायरल सर्दी जुकाम को ठीक करेगा। ठीक है बच्चों, ये बैक्टीरियल संक्रमण पर कार्य करेगा, ना कि वायरल संक्रमण। आई होप ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। अब आते हैं जीवाणुओं का आकार और आकृति। आकृति इस पर नहीं जा रहे, इस पर जा रहे। आकृति के आधार पर जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं: छड़ाकार या बैसिलस। ये छड़ाकार या बेलनाकार होते हैं। हाँ, जोड़ों के रूप में जब होते हैं तो डिप्लोकोकस कहते हैं, सॉरी डिप्लोबैसिलस कहते हैं, डिप्लोबैसिलस कहते हैं। छड़ाकार है तो उसको बैसिलस कहते हैं। तथा जंजीर के रूप में अगर होते हैं तो स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं, जैसे तपेदिक और इन्फ्लुएंजा के जीवाणु। ठीक है बच्चों, छड़ाकार या बैसिलस क्या है? जब ये जो जीवाणु छड़ाकार और बेलनाकार होते हैं तो उन्हें बैसिलस कहते हैं, और अगर जोड़े में हैं तो उन्हें डिप्लोबैसिलस कहते हैं, और जंजीर के रूप में मतलब एक के ऊपर एक बने रहते हैं जंजीर की ओर तरह, तो उन्हें स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। इनका जो एग्जाम्पल तपेदिक है और इन्फ्लुएंजा के जीवाणु हैं। ये बच्चों देखिए बैसिलस है, ये जंजीर के रूप में, ये जोड़ों के रूप में है। अब आते हैं गोलाकार या कॉकस। गोलाकार होता है तो उसको कॉकस कहते हैं। ये गोलाकार तथा सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, इनमें कई कैटेगरी है। माइक्रोकॉकस, ये अकेले एक कोशिका के रूप में होते हैं, माइक्रोकॉकस ये। और डिप्लोकॉकस, ये दो कोशिकाओं के समूह के रूप में रहते हैं, डिप्लोकॉकस कहते हैं। निमोनी, डिप्लोकॉकस निमोनी, ये किसी में एक भी है और दो भी है। ठीक है, अब टेट्राकॉकस, टेट्रा मतलब चार, ये चार कोशिकाओं के समूह में रहते हैं, चार टेट्राकॉकस। स्ट्रेप्टोकॉकस, ये श्रृंखला के रूप में रहते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस। हाँ, ये। अब आते हैं ये स्टेफाइलोकॉकस, ये अंगूर के गुच्छों के रूप में रहते हैं, स्टेफिलोकॉकस ऑरेंज ये है।
और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस ये है। अब आते हैं सारमीनी। इनमें 8 से 64 गोलाकार जीवाणु जुड़कर घनाकार आकृति बनाते हैं ये सारमीना। ठीक है, सारमीनी। और ये सर्पिलाकार होता है स्पाइरिलम। ये स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के होते, जो पेच में लगे रहते ऐसे घुमावदार, स्क्रू के आकार के होते। इनके शरीर पर एक या अधिक रोमांच भी होते हैं, सीलिया होते हैं ना, रोमांच पाए जाते हैं, जैसे स्पाइरिलम, ये रुब्रम। हाँ, ये। अब आते हैं कॉमा आकार। ये कॉमा की आकृति के होते ये बच्चों। हाँ, विब्रियो कोलेरी, ये हो गया। अब आते हैं विषाणु का आकार और आकृति पर। विषाणु भिन्न भिन्न आकार एवं आकृति के होते हैं। चेचक का विषाणु जो होता है सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा विषाणु पशुओं की जो खुरपका मुखपका रोग का होता है। हाँ, सबसे छोटा जंतु में होता है, पशुओं में। सबसे बड़ा चेचक होता है। निष्क्रिय सूक्ष्म कणों के रूप में विद्यमान विषाणुओं को विरियान कहते हैं। जो निष्क्रिय होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, उस रूप में जो विषाणु होते हैं विरियान कहते हैं। प्रत्येक कण में प्रोटीन के कवच से घिरा DNA अथवा RNA का एक कुंडलित अणु होता है। ये है DNA। और ये जो होता है, ये जो है इसी से घिरा होता है। ये कवच होता है, प्रोटीन का बना होता है बच्चों। प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन के कवच को कैप्सिड कहते हैं। विरियान का लगभग 6% भाग न्यूक्लिक एसिड तथा 94% भाग प्रोटीन कवच होता है। हाँ, विरियान का लगभग इतना न्यूक्लिक एसिड तथा 94% प्रोटीन कवच होता है। कैप्सिड प्राय बहुतलीय शीर्ष और संकरी बेलनाकार या शंक्वाकार पूंछ में बटा होता है। ये सिर की तरफ ऐसे होता है बहुतलीय, और ये पूंछ की तरह होता है शंक्वाकार। अधिकांश पादप विषाणु में, जब पादप विषाणु होते हैं तो उसमें RNA होता है, लेकिन अधिकांश जंतु विषाणु में DNA उपस्थित होता है। कुछ विषाणु में प्रोटीन कवच के बाहर प्रोटीन एवं लिपिड या वसा का पतला आवरण होता है। किसी में ही प्रोटीन और लिपिड या वसा का भी आवरण होता है। ठीक है बच्चों, ये खसरा का वायरस है, ये इन्फ्लुएंजा का वायरस है, ये प्रोटीन का खोल है, ये कुंडलित DNA है। ये इस तरह से बना हुआ है। ये पोलियो का है, ये जंतु वायरस है, पोलियो का वायरस है। ठीक है, ये सब बाहर खोल है। अब आ जाते हैं बच्चों HIV विषाणु पर। हाँ, तो HIV के बारे में ये कुछ मतलब नया है। HIV विषाणु, हाँ, अब ये जो है नया, ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 1981 का ही है। एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में सन 1981 में मादक पदार्थों का सेवन करने वाले मतलब जो समलैंगिक युवकों में त्वचा कैंसर तथा निमोनिया जैसे घातक रोगों की पुष्टि हुई। हाँ, सेवन करने वाले 2 व्यक्ति थे, 2 समलैंगिक युवकों में देखा गया था बीमारी, त्वचा कैंसर तथा निमोनिया जैसे घातक रोगों की पुष्टि हुई। इन युवकों का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती बहुत कम हो चुकी थी। तो उस समय ये नहीं पता था कि ये कौन सी बीमारी है। इस बीमारी का उस समय कोई नाम नहीं था। रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कम हो जाती है तो इसकी बीमारी का कोई नाम नहीं था। तो वही है रॉबर्ट गैलो। हाँ, 1984 के अनुसार यह रोग एक अज्ञात रिट्रोवायरस ने इस वायरस को
एक अज्ञात रेट्रोवायरस श्रेणी के वायरस से होता है। सन 1986 में वायरस नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय समिति वायरस नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने इस वायरस को मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस का नाम दिया। इससे पहले कोई नाम नहीं था। बस रॉबर्ट गैलो के अनुसार यह रोग एक अज्ञात मतलब कोई जानकारी नहीं थी रेट्रोवायरस श्रेणी के वायरस से होता है, ये बता दिया था। तब उनके मतलब वही बोले थे सबसे पहले। फिर उसके बाद जो है 1986 में तो वायरस नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने इस वायरस को मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस नाम दिया। तब से उसका नाम HIV वायरस मतलब डिक्लेयर हो गया, घोषित हो गया। अब आते हैं इधर वायरस मनुष्य के रुधिर में। ये वायरस क्या काम करता है, क्या इससे क्या होता है? इस रोग से मनुष्य के रुधिर में लिम्फोसाइट होती है। लिम्फोसाइट जो होता है, जब कोई शरीर पर कोई भी बैक्टीरिया कोई भी रोगाणु आक्रमण करता है तो ये लिम्फोसाइट तुरंत उस मतलब बैक्टीरिया को, उस वायरस को तुरंत मार देता है, किल कर देता है। ये काम रोगों से लड़ने का और उसे मार देने का काम लिम्फोसाइट का होता है। तो ये जो वायरस है लिम्फोसाइट को नुकसान पहुंचा देती, क्षति पहुंचाती। तो इस क्षति की वजह से जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चों बिल्कुल कम हो जाती है। रोगों से लड़ने की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं रहती है। तो इस शुरू में जो है शुरू की अवस्था में सिर दर्द होता है, घबराहट होता है, हल्का बुखार होता है, यही सब होता है। धीरे धीरे प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने लगती है। प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने पर जब व्यक्ति पूर्ण रूप से एड्स का शिकार हो जाता है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, तब वो एड्स में आ जाता है। तो उसे कमजोरी, थकावट, पूर्ण शरीर में दर्द, भूख की कमी, खांसी, मुख व आंत में घाव हो जाता है और बुखार होता है, अतिसार, जनन, आंखों में मच्छर निकल आते हैं। एड्स से ग्रसित व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र इतना दुर्बल हो जाता है कि अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। लोगों को एड्स के प्रति जागरूक बनाने के लिए प्रति वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ें बच्चों याद कर लीजिए। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अब आ जाते हैं संक्रामक रोग। बच्चों वीडियो लंबी हो रही है, अब नेक्स्ट वीडियो में होगा। अब अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।